वेलकम टू बेसिक शाला। ये है हमारी लिटरेरी टर्म्स 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट। वीडियो पसंद आए तो अपने वैल्यूएबल कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 51 इज It is an extravagant comedy in which action is more silent than characterization. It is sensational and gruesome play. एक ऐसी एक्स्ट्रावेजेंट कॉमेडी जहाँ कैरेक्टराइजेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्शन होता है एंड ये एक सेंसेशनल एंड ग्रूसम प्ले होता है। इसे क्या कहते हैं? इंटरलूड, मिस्ट्री प्ले, क्लोज प्ले या फिर मेलोड्रामा। इंटरल्यूड दो नाटकों के बीच एक छोटा सा नाटक होता है। मिस्ट्री प्लेज एंशिएंट टाइम के प्लेज हैं जो रिलीजियस बैकग्राउंड के होते थे एंड क्लोज प्ले पढ़ने वाले प्ले को कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेलोड्रामा। क्वेश्चन नंबर 52, अ परफॉर्मेंस यूजिंग जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स विदाउट वर्ड्स। एक ऐसी परफॉर्मेंस जो जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट से परफॉर्म करती है बिना कोई वर्ड यूज़ किए, उसे क्या कहते हैं? राइम, लाइम, माइम या फिर एंजाइम। राइम लय को कहते हैं, लाइम इज अ सिट्रस फ्रूट एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन। सो द करेक्ट आंसर इज माइम, ऑप्शन नंबर सी। फॉर एग्जाम्पल द वेरी पॉपुलर गेम dumb charade. In dumb charade we do the same. We use only gestures and body movement. तो लिटरेचर में इसको माइम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, they are the goddess of divine retribution and vengeance. The term is used when evil brings about its own downfall. ये डिवाइन रेट्रीब्यूशन एंड वेंजिनेंस की देवियाँ होती हैं। ये टर्म तब यूज़ किया जाता है जब ईविल की वजह से किसी का डाउनफॉल होता है, दंड या पराजय जिससे वह पर्टिकुलर पात्र बच ही नहीं सकता। इसे नियति भी कह सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? हेकेट, जायंट, पैकस या फिर नेमसिस। हेकेट जो है वो जादू टोने की देवी होती है एंड जाइंट का मीनिंग होता है राक्षस या दानव। बैकस ग्रीस के वाइन के गॉड हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नेमसिस। क्वेश्चन नंबर 54, द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग अ वर्ड और फ्रेज इज नोन एज। किसी वर्ड या फ्रेज को इन्वेंट करने के एक्ट को क्या कहते हैं? इन्वेंशन, कॉइनिंग, मिंटिंग या फिर नियोलॉजिज्म। इन्वेंशन का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना एंड कॉइनिंग मीन्स किसी वर्ड को कॉइन करना, मीन्स किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को कोई नाम देना एंड मिंटिंग का मीनिंग होता है सिक्के ढालना या नोट छापना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म मीन्स किसी वर्ड या फ्रेज को इन्वेंट करना। क्वेश्चन नंबर 55, नॉम डी प्लॉम इज। ये नॉम डी प्लॉम किसे कहते हैं? पेन नेम, सरनेम, सॉर्ड नेम या फिर निब नेम। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेन नेम। पेन नेम को जो एक राइटर अपने रियल नेम के प्लेस पर यूज करता है यानी कि उपनाम को नॉम डी प्लॉम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट इज। यानी कि पुराने अच्छे दिनों को याद करने को क्या कहते हैं? लॉन्गिंग, पास्ट लव, नोजिया या फिर नॉस्टैल्जिया। इस क्वेश्चन का आंसर तो हम सभी को पता ही है, इट मीन्स नॉस्टैल्जिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ ये ऑप्शन भी आता है, फीलिंग नॉस्टैल्जिक, एंड उसमें पास्ट मेमोरीज को पोस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, द मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द नेचर एंड बीइंग एंड एग्जिस्टेंस इज। नेचर की मेटाफिजिकल स्टडी को
क्या कहते हैं? ऑन्टोलॉजी, पेनोलॉजी, सीस्मोलॉजी या फिर नन ऑफ दी अबाउ। का मीनिंग होता है जेल संबंधी विद्या एंड सीस्मोलॉजी होती है भूकंप संबंधी विज्ञान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑन्टोलॉजी। नेचर की स्टडी को ऑन्टोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अ ड्रामा सेट टू म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ सिंगिंग विद ऑर्केस्ट्रल अकम्पनीमेंट एंड एन ऑर्केस्ट्रल ओवरटूर एंड इंटरलूड्स। ऐसा ड्रामा जिसमें म्यूजिक एंड सिंगिंग हो ऑर्केस्ट्रा के साथ, उसे क्या कहा जाता है? डांस, ओपेरा, म्यूजिकल डांस या फिर ओपन ऑर्केस्ट्रा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपेरा। उसे ओपेरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। ये प्रेज की एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, इसे क्या कहते हैं? पेंजिरिक्स, साइकोफेंसी, नेक्रोमेंसी या फिर नन ऑफ दी अबाउ। साइकोफेंसी मीन्स चापलूसी या खुशामद करना। नेक्रोमेंसी होती है दुष्ट जादुई शक्ति का प्रयोग। इसमें फ्यूचर को जानने के लिए मैजिक के थ्रू डेड सोल से कम्युनिकेशन करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज पेंजिरिक्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंजिरिक्स। इट मीन्स प्रशंसापूर्ण लेख या भाषण। क्वेश्चन नंबर 60, अ कंपोजिशन दैट इमिटेट्स समबडीज स्टाइल इन अ ह्यूमरस वे। एक ऐसी कॉम्पोजिशन जिसमें किसी के स्टाइल को ह्यूमरस वे में इमिटेट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मेलोडी, लाफिंग स्टॉक, पैरोडी या फिर पीरियडिक। मेलोडी का मीन्स होता है लय या धुन एंड लाफिंग स्टॉक होता है हंसी उड़ाने वाली वस्तु एंड पीरियडिक होता है सामयिक या समय समय पर किए जाने वाली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पैरोडी। पैरोडी मीन्स हास्यानुकृति या फिर हास्यपूर्ण व्यंग काव्य। Question number 61, a style that involves indirect ways of expressing things। एक ऐसा स्टाइल जो कुछ एक्सप्रेस करता है इनडायरेक्ट वेज में, यानी कि बात को सीधे ना कहकर घुमा फिराकर कहना, राउंड अबाउट एक्सप्रेशन। पैराफ्रेज, परिफ्रेसिस, नेमसिस या फिर नन ऑफ दी अबाउ। पैराफ्रेज होता है आसान ढंग से किसी चीज़ को व्यक्त करना एंड नेमसिस अभी अभी बताया गया था वेंजिनेंस एंड रेट्रीब्यूशन की देवियाँ होती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, परिफ्रेसिस। परिफ्रेसिस यानी कि वाक प्रपंच, इसको सकम्लिक्यूशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इट इज यूज्ड इन रेट्रिक and is the concluding section of an oration। अलंकार शास्त्र में भाषण के कॉन्क्लूडिंग सेक्शन को क्या कहते हैं? पेंजिरिक्स, पेरोरेशन, पैराफ्रेज या फिर नन ऑफ दी अबाउ। पेंजिरिक है प्रशंसापूर्ण लेख या भाषण एंड पैराफ्रेज आसान ढंग से किसी चीज को व्यक्त करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेरोरेशन। पेरोरेशन मीन्स व्याख्यान का उपसंहार। क्वेश्चन नंबर 63, अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। 4 लाइन्स के स्टैंजा को क्या कहते हैं? क्वार्टर्स, क्वार्ट्रेन, सेस्टेट या फिर कॉपलेट। क्वार्टर्स कहते हैं रहने की जगह को, सेस्टेट होता है 6 लाइन का स्टैंजा एंड कॉपलेट में होती हैं 2 लाइन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टेन। क्वार्टेन यानी कि चौपाई या चतुष्पदी। तो चलिए इसी बात पर आप आज हमें द वर्ल्ड फेमस एंड ग्रैंड एपिक रामायण की कोई चौपाई कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए जो आपकी फेवरेट हो। क्वेश्चन नंबर 64, इट इज ऑलमोस्ट रिडक्शन टू द एब्सर्ड। इट इज अ डिसप्रूफ बाय शोइंग दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोपोजिशन आर एब्सर्ड।
एब्सर्डिटी को कम करना एंड शो करना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस एब्सर्ड हैं, उसको क्या कहा जाता है? ये सब लिटरेचर के वर्ड हैं। रिडक्टियो एड एब्सर्डम, एब इनिशियो, वर्बेटिम एट लिटरेटिम, वर्बम एट सेपियंशी। एब इनिशियो का मीनिंग होता है शुरुआत से, वर्बम एट लिटरेटिम होता है शाब्दिक मीन्स, किसी लेख को सेम टू सेम या वर्ड टू वर्ड कॉपी करना, एंड वर्बम सेट सेपियंशी का मीनिंग होता है अ वर्ड टू वाइज इज सफिशिएंट, मीन्स बुद्धिमान को एक शब्द ही काफ़ी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिडक्टियो एड एब्सर्डम। रिडक्टियो एड एब्सर्डम का मीनिंग होता है बेतुकेपन में कमी, इसे आर्ग्यूमेंट एड एब्सर्डम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अ फेमिलियर नेम और निकनेम ऑफन अ शॉर्टन वर्जन ऑफ अ पर्सन्स गिवन नेम। किसी का एक फेमिलियर नेम, जिसे निकनेम भी कह सकते हैं, कभी कभी ये उसी के नाम की शॉर्ट फॉर्म भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी खुशी कभी गम की पू, या फिर पीके में जग्गू, या फिर जैसे कि अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा सोती हो और उसका नाम ही रख दिया जाए स्लीपिंग ब्यूटी, तो ऐसे सारे नेम्स को क्या कहते हैं? सोब्रिके, सोब्राइटी, नाइस नेम, या फिर यूज़र नेम। सोब्राइटी का मीनिंग होता है संयम, ए नाइस नेम इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, एंड यूज़र नेम होता है कंप्यूटर में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोब्रिके। सोब्रिके यानी कि उपाधि या उपनाम। क्वेश्चन नंबर 66, विलियम जेम्स यूज द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन हिज बुक नेम्ड। विलियम जेम्स जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म यूज़ किया था, वो उन्होंने अपनी किस बुक में किया था? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म, या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने ये टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अपनी इसी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में किया था। क्वेश्चन नंबर 67, डिडक्टिव रीजनिंग इन विच अ कॉन्क्लूजन इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू प्रेमिसेस। ऐसी डिडक्टिव रीजनिंग जिसमें कॉन्क्लूजन दो प्रेमिसेस से लिया जाता है को क्या कहते हैं? डेन्यूमॉन, सिल्जिज्म, लॉजिक, या फिर डिडक्टिव मेथड। डेन्यूमॉन का मीनिंग होता है उपसंहार, लॉजिक का मीनिंग होता है तर्क, एंड डिडक्टिव मेथड एक मेथड होता है टीचिंग का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिल्जिज्म। सिल्जिज्म यानी कि न्याय वाक्य, ये एक विशेष प्रकार का तर्क करने का तरीका है जिसमें दो अन्य कथनों यानी कि प्रेमिसेस के आधार पर तीसरा कथन निकाला जाता है। 68, यूजलेस रिपीटेशन इज। यूजलेस रिपीटेशन को क्या कहते हैं? नॉनसेंस, रिपीटेशन, रेकरेंस, या फिर टॉटोलॉजी। नॉनसेंस का मीनिंग होता है निरर्थकता या फिर व्यर्थ की बात। रिपीटेशन मीन्स पुनरावृत्ति, एंड रेकरेंस मीन्स भी होता है पुनरावृत्ति। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का मीनिंग होता है पुनरुक्ति यानी कि यूजलेस रिपीटेशन मीन्स ऐसी पुनरावृत्ति जिसकी ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एडिक्वेट, इनफ। एडुकेट का मतलब ही इनफ होता है, तो यहाँ इनफ का यूज़ यूजलेस है, यानी कि यहाँ टॉटोलॉजी है। जैसे कि राउंड सर्कल, अब सर्कल तो होता ही राउंड यानी कि गोल है, तो अगर लिखा है राउंड सर्कल तो ये एग्जाम्पल है टॉटोलॉजी का। और टॉटोलॉजी को प्लियनिज्म भी कहते हैं। प्लियनिज्म मीन्स शब्द आधिक्य, शब्द बाहुल्य या व्यर्थ के पदों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 69, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स आर रिटन बाय। ये सारे वर्क्स किसने लिखे हैं? आई ए रिचर्ड्स, लेविस,
सेन्सबरी या फिर एलियट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आई ए रिचर्ड्स। ये सारे वर्क आई ए रिचर्ड्स ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 70, द न्यू क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय। न्यू क्रिटिसिज्म वर्क जो है वो किसने लिखा है? जॉन क्रोव रैनसम, लेविस, एलन टेट या फिर एमसन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन क्रोव रैनसम। क्वेश्चन नंबर 70, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज रिटन बाय। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी जो वर्क है वो किसने लिखा है? जॉन क्रोव रैनसम, एलन टेट, विलियम एमसन या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम एमसन। विलियम एमसन ने अपनी इस बुक में एम्बिग्यूटी के 7 टाइप्स को बताया है, यानी कि एक्सप्लेन किया है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए इन 7 टाइप्स की एम्बिग्यूटी को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, a representation of a person that is exaggerated for comic effect। किसी पर्सन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंटेशन करना किसी कॉमिक इफेक्ट के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? कार्टून, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर या फिर कैरिकेचर। कार्टून का मीनिंग होता है व्यंग चित्र। फ्लैट कैरेक्टर का मतलब होता है जो स्टोरी के शुरू से लास्ट तक एक सा ही रहता है। ये कहानी में अक्सर सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं। एंड राउंड कैरेक्टर मीन्स गतिशील चरित्र, यानी कि ये मल्टीफेज्ड एंड कॉम्प्लेक्स होता है। इन्हें एक सिंगल सेंटेंस में समराइज नहीं किया जा सकता, जैसे कि हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैरिकेचर। कैरिकेचर का मीनिंग होता है कार्टून सा दिखने वाला। ये एक फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच में यह इटालियन वर्ड कैरिकेचुरा से लिया गया है, मीन्स व्यंग चित्रण द्वारा हंसी उड़ाना। क्वेश्चन नंबर 73, कैप्सूल क्रिटिसिज्म इज अ टर्म यूज्ड बाय। टर्म कैप्सूल क्रिटिसिज्म किसने यूज किया है? कैप्सूल क्रिटिसिज्म यानी कि मिनी समीक्षा, ये आमतौर पर जर्नलिज्म से जुड़ा है और किसी मूवी, म्यूजिक एल्बम, रेस्टोरेंट या पेंटिंग की शॉर्ट क्रिटिसिज्म प्रेजेंट करता है। तो ये टर्म बेसिकली किसने कॉइन किया था या यूज किया था? अलेक्जेंडर वॉलकॉट, एलन टेट, एमसन या फिर अर्नोल्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर वॉलकॉट। ये टर्म अमेरिकन क्रिटिक अलेक्जेंडर वॉलकॉट ने कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 74, द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म इज। क्रिटिसिज्म के फादर कौन है? एरिस्टोटल, अर्नोल्ड, प्लेटो या फिर सोक्रेट्स। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। Aristotle is considered the father of Western criticism. It means the first great critic of Western world, and he was also the father of subsequent literary criticism. Question number 75. The father of English criticism is. English criticism के father कौन है? Aristotle, Arnold, Plato या फिर Dryden। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्राइडन। जॉन ड्राइडन, ही इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर of modern literary criticism in English. He was the first English writer to establish criticism as a systematic discipline based on principled analysis and evaluation of literary work. Deconstruction is associated with। deconstruction किससे associated है? एमसन, रैनसम, एलन टेट या फिर जैक्स डेरिडा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन से बेसिकली रिलेटेड है। अंडरस्टैंडिंग की ये अप्रोच है जो कि टेक्स्ट एंड उसके मीनिंग के बीच रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, और जैक्स ने इसे अपनी बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी में एक्सप्लेन किया है, जो कि 1967 में पब्लिश हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 76 ऑफ ग्रामेटोलॉजी इज रिटन बाय, अभी अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला है। तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी नाम की बुक किसने लिखी थी? जैक्स डेरिडा, एलन टेट, एमसन या फिर रैनसम? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैक्स डेरिडा। क्वेश्चन नंबर 78 जैक्स डेरिडा वॉज अ, जैक्स डेरिडा कौन थे? अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड क्रिटिक, अ फ्रेंच मिनिस्टर एंड क्रिटिक, अ रशियन क्रिटिक एंड अमेरिकन क्रिटिक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड क्रिटिक। क्वेश्चन नंबर 75 वी मस्ट एंजॉय बिफोर वी कैन क्रिटिसाइज, हु सेड? हमें क्रिटिसाइज करने से पहले एंजॉय करना चाहिए, किसने कहा था? सी डे लेविस, जैक्स डेरिडा, लेविस या फिर एमसन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी डे लेविस। ये कहा था सी डे लेविस, यानी कि सेसिल डे लेविस ने। ये एक एंग्लो इंग्लिश पोएट थे और 1968 में यूनाइटेड किंगडम के पोएट लॉरेट बने थे। ये 1972 यानी कि अपनी डेथ तक यूनाइटेड किंगडम के पोएट लॉरेट रहे। इन्होंने निकोलस ब्लेस सूडोनियम से मिस्ट्री स्टोरीज लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पोएट्री शुड सरप्राइज अस बाय अ फाइन एक्सेस, हु सेड? कविता को फाइन एक्सेस से हमें सरप्राइज करना चाहिए, किसने कहा था? आर्नोल्ड, मिल्टन, लैम या फिर कीट्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीट्स। ये कहा था जॉन कीट्स ने बॉन्ड स्ट्रीट में। ये कीट्स ने अपने से सीनियर पोएट एंड पब्लिशर जॉन टायलर को लिखे एक नोट में कहा था। टायलर कीट्स से 14 साल बड़े थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं उन्होंने अपने इस नोट में बेसिकली लिखा क्या था। आई थिंक पोएट्री शुड सरप्राइज बाय फाइन एक्सेस एंड नॉट बाय सिंगुलैरिटी। इट शुड स्ट्राइक द रीडर एज अ वर्डिंग of his own highest thoughts and appear almost a remembrance। मुझे लगता है कि कविता को एक अच्छी अधिकता से आश्चर्यचकित करना चाहिए, ना कि विलक्षणता से। यह पाठक को उसके अपने उच्चतम विचारों के शब्दों में, शब्दों के रूप में प्रभावित करना चाहिए और लगभग एक याद प्रतीत होना चाहिए। यानी कि ये सब जॉन कीट्स ने पोइट्री के बारे में कहा है कि पोइट्री को बेसिकली क्या करना चाहिए, बेसिक वर्क जो है पोइट्री का वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 81 वी हेट पोइट्री दैट हैज़ अ पैल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस, हु सेड? ये किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स या फिर नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीट्स। ये लाइंस भी जॉन कीट्स ने कही थी ऑन द एम ऑफ पोइट्री नाम के लेटर में, जो उसने J.H. रेनॉल्ड्स को 3 फरवरी 1818 में हैम्पस्टेड में लिखा था। वी हेट पोइट्री दैट हैज़ अ पैल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस एंड इफ वी डू नॉट एग्री seems to put its hand in its breeches pocket. Poetry should be great and unobtrusive, a thing which enters into one's soul and does not startle it or amaze it with itself but with its object. हम ऐसी कविता से नफरत करते हैं जिसका हम पर स्पष्ट प्रभाव हो, और अगर हम सहमत ना हो तो ऐसा लगता है कि वह अपनी पैंट की जेब में हाथ डाल रही है। कविता महान और विनीत होनी चाहिए, ऐसी कविता जो किसी की आत्मा में प्रवेश करे और उसे चौंकाए, या खुद से नहीं बल्कि अपने विषय से विस्मित करे। ये सब जॉन कीट्स ने पोइट्री के बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 82 क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिसीज, हु सेड? क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिसीज, ये किसने कहा था? गोथ, बायरन, एरिस्टोटल या फिर कॉलेरिज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोथ। ये कहा है द वेरी फेमस जर्मन पॉलीमैथ एंड राइटर योहान वुल्फगांग गोथ ने।
उनका लिखा एक प्ले फॉस्ट वर्ल्ड लिटरेचर में नोबल प्लेस रखता है। उन्होंने 18 एंड 19 सेंचुरी में वीमर क्लासिसिज्म एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। वीमर मूवमेंट परसेप्शन, सेंसिटिविटी एंड रोमांटिसिज्म का मिला जुला रूप है। उन्होंने महान कवि कालिदास के फेमस वर्क अभिज्ञान शाकुंतलम को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया था। उन्होंने कहा था कि शाकुंतलम महान कवि कालिदास की एक अमर रचना है। क्वेश्चन नंबर 83, द वर्ड ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एसाई, व्हाट डज इट मीन? वर्ड ऐसे जो फ्रेंच वर्ड एसाई से लिया गया है का मीनिंग क्या है? अटेम्प्ट, एस, से टू एनीवन या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 84, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इज, इंग्लिश की फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है? गॉर्बडक, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, द फोर पीज या फिर बियोवुल्फ। गॉर्बडक जो है वो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है जो 1561 में थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन ने लिखी थी। ये सेंसा के डायरेक्ट इमिटेशन में लिखी गई स्लॉटर एंड रिवेंज की एक चेन है। द फोर पीस एक इंटरल्यूड है, फर्स्ट इंटरल्यूड है जिसे जॉन हेवुड ने 1530 के आसपास लिखा था। इसमें 4 आदमियों की कहानी है जिनका ट्रेड पी लेटर से शुरू होता है। प्ले में एक भी फीमेल कैरेक्टर नहीं है। इसे 4PP भी कहा जाता है, यानी कि पामर, पार्टनर, पॉटिकेरी एंड पैडलर। पीस इंग्लिश लेटर पी की प्लूरल फॉर्म ही है। बियोवुल्फ इंग्लिश लैंग्वेज की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोयम है। इसकी सेटिंग स्कैंडिनेविया की है। इसे एंग्लो सेक्सन लिटरेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। इसे एक ही मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया था। इस मैन्युस्क्रिप्ट को नोवेल कोडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसी एंग्लो सेक्सन पोएट ने 8 से 11 सेंचुरी के बीच में लिखा था। सो द करेक्ट आंसर इज राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ऑप्शन नंबर बी। ये इंग्लिश की फर्स्ट कॉमेडी है जो निकोलस उदल ने 16 सेंचुरी में लिखी थी। इसे लगभग 1552 में लिखा गया था। उस टाइम उदल लंदन में एक स्कूल मास्टर थे और ये नाटक उनकी डेथ के 11 साल बाद तक पब्लिश नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, जॉनसन्स प्लेज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट एंड वॉल्पोन आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सब किसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ सिचुएशंस या फिर कॉमेडी ऑफ हॉरर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ये सब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इन 18th सेंचुरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड बाय। 18th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किसने रिवाइव किया था? एंड एडिसन, गोल्डस्मिथ एंड स्टील, गोल्डस्मिथ एंड फ्लेचर या फिर गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन। क्वेश्चन नंबर 87, द राइवल्स इज रिटन बाय। राइवल्स किसने लिखा है? शेरिडन, गोल्डस्मिथ, कॉनग्रीव या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरिडन। फेमस वर्क राइवल शेरिडन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 88, जस्टिस बाय गोल्सवर्दी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गोल्सवर्दी का फेमस वर्क जस्टिस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? डोमेस्टिक ट्रेजेडी, डोमेस्टिक कॉमेडी, कॉमी ट्रेजेडी या फिर प्योरली क्लासिक कॉमेडी, ट्रेजेडी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोमेस्टिक ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 89, is drama of a serious nature dealing with the thoughts and actions of ordinary people rather than men of great fortune and status. The rise of democracy affected this kind of drama. Which kind of drama is it? एक सीरियस नेचर का ड्रामा है जो ऑर्डिनरी पीपल के थॉट्स एंड एक्शंस से डील करता है।
ग्रेट फॉर्चून एंड स्टेटस के पीपल के बजाय। डेमोक्रेसी के राइज ने इस टाइप के ड्रामा को अफेक्ट किया। ये कौन सा ड्रामा है? डोमेस्टिक ट्रेजेडी, डोमेस्टिक कॉमेडी, कॉमी ट्रेजेडी या फिर प्योरली क्लासिक ट्रेजेडी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोमेस्टिक ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 90. It is a literary work in which imagination plays a great role. It presents a picture of life as it could never be. By what term is this literary work known? ये एक लिटरेरी वर्क है जिसमें इमेजिनेशन एक ग्रेट रोल प्ले करती है। ये एक ऐसी लाइफ प्रेजेंट करती है जो कभी हो ही नहीं सकती। इस वर्क को क्या कहते हैं? इमेजिज्म, डैडिज्म, फैंटेसी या फिर नन ऑफ दीज। इमेजिज्म अर्ली 20th सेंचुरी का एक पोइट्री मूवमेंट था। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लिटरेरी मूवमेंट माना जाता है। इसके फाउंडर इज़रा पाउंड थे एंड इसके फादर T.L. होल्म थे। डैडिज्म भी एक मूवमेंट था। ये एक कल्चरल मूवमेंट था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ था एंड 1916 से 1922 के बीच पीक पर पहुंच गया था। इसके फाउंडर जर्मन राइटर एंड पोएट ह्यूगो बॉल थे। इसे दादा मूवमेंट भी कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फैंटेसी। क्वेश्चन नंबर 91. It is a lyrical poem that gives a little picture of everyday life amid natural surrounding, generally rural or pastoral. Originally, the term was applied to the poem of Theocritus. The term is एक लिरिकल पोएम जो नेचुरल सराउंडिंग, जनरली रूरल एंड पेस्टरल के बीच एवरीडे लाइफ की छोटी सी पिक्चर शो करती है और इस पोएम को ओरिजिनली थियोक्राइट्स की पोएम के लिए अप्लाई किया गया था। ये टर्म क्या है? आइडियल, लिरिक, बैलेट या फिर ले। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइडियल या फिर इडल। क्वेश्चन नंबर 92. जॉन हेवुड्स द 4 P's इज। जॉन हेवुड का द 4 P's क्या है? इंटरल्यूड, कॉमिक रिलीफ, पोएटिक जस्टिस या फिर मिस्ट्री प्ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्वेश्चन नंबर 84 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन के भी सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 93. Mysteries plays were connected with the Bible, while miracle plays dealt with the lives of saints and martyrs, the lives of ghosts, the lives of common men या फिर the lives of gods and goddesses। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, the lives of saints and martyrs। मिस्ट्री प्ले बाइबल से कनेक्ट होते थे एंड मिराकल प्लेज रिलेटेड होते थे सेंट्स एंड मार्टर्स की लाइफ से। क्वेश्चन नंबर 94. विच ड्रामा ओरिजिनेटेड इन द मेडिवल चर्च एंड इट्स रिचुअल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, स्पेशली दैट ऑफ द चेंटेड डायलॉग बिटवीन द सेलिब्रेंट एंड द कॉन्ग्रेगेशन ड्यूरिंग मास। कौन सा ड्रामा मिडिल चर्च में ओरिजिनेट हुआ था, वर्शिप एंड रिचुअल से रिलेटेड था? इसमें डायलॉग स्पेशली चेंटेड डायलॉग होते थे जो कि सेलिब्रेंट एंड कॉन्ग्रेगेशन के बीच बोले जाते थे भीड़ के दौरान। ये कौन सा ड्रामा है? मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी ड्रामा, रेस्टोरेशन ड्रामा या फिर लिटर्जिकल ड्रामा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिटर्जिकल ड्रामा। इसमें बाइबल एंड ईसाई धर्म ग्रंथों की कहानियों का यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 95. अर्नोल्ड कॉल्स थायरेसिस। अर्नोल्ड थायरेसिस को क्या कहता है? अ पेस्ट्रल ड्रामा, अ मूडी पोएम, अ मोनोडी या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ मोनोडी। थायरेसिस मैथ्यू अर्नोल्ड की एक फेमस पोएम है जो उसने दिसंबर 1865 में अपने दोस्त आर्थर ह्यू क्लो की मेमोरी में लिखी थी। वह इसको मोनोडी कहता है।
Question number 96. A line consisting of 10 syllables is known as 10 syllables की लाइन को क्या कहा जाता है? डीकासिलेबिक, हेक्टासिलेबिक, पेंटासिलेबिक या फिर नन ऑफ दी अबव। हेक्टासिलेबिक में होती हैं 7 syllables, पेंटासिलेबिक में होते हैं 5 syllables. So the correct answer is option number A, डीकासिलेबिक। Question number 97. A line of words having 1 foot only is known as, जिसमें only 1 foot होता है उस लाइन को क्या कहते हैं? 1 मीटर, लोगोमीटर, सोलोमीटर या फिर मोनोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 98. अ वर्ड हैविंग 1 syllable इज नोन एज, एक वर्ड जिसमें 1 syllable होता है वो क्या कहलाता है? मोनोसिलेबल, मोनोलॉग, मोनोवर्ड या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनोसिलेबल। क्वेश्चन नंबर 99. अ स्टैंजा ऑफ 8 lines इन इयम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज, इयम्बिक पेंटामीटर में 8 लाइन के स्टैंजा को क्या कहते हैं? ओटेवा रीमा, टर्सा रीमा, राइम रॉयल या फिर नन ऑफ दी अबव। टर्सा रीमा में होती हैं 3 लाइन्स। राइम रॉयल जो कि चौसर ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, इसमें होती हैं 7 लाइन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओटेवा रीमा। क्वेश्चन नंबर 100. हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी टर्म किसने इन्वेंट किया था? आर्नोल्ड, कार्लाइल, रस्किन या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रस्किन। लिटरेचर में एनिमल्स एंड थिंग्स को ह्यूमन फीलिंग्स के साथ प्रेजेंट करना, इसका एग्जाम्पल है द रेन फेल लाइक रेन टीयर ड्रॉप्स, मतलब कि बादलों को ह्यूमन की तरह कोई दुख है एंड वो उस दुख पर आंसू बहा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं पैथेटिक फैलेसी। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारी 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक MCQ क्वेश्चंस अबाउट लिटरेरी टर्म सीरीज का सेकेंड पार्ट। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।